फोकस इंडिया में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। चुनावी महाभारत में चुनावी दल और उनके उम्मीदवार जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए जाति कार्ड खेलने से भी नहीं चूकते। पूरे भारत की तरह हरियाणा में भी चुनाव जातिगत समीकरणों के आधार पर लड़ा जाता है। खासतौर से जाट वोट बैंक पर सभी की नजरें होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जाति का गणित है क्या है और इसका राजनीतिक गुणा भाग कैसे होता है, इस पर नजर डालते हैं। आजादी के 66 साल बाद भी मजहब और जाति की बुनियाद पर टिकी है हिंदुस्तान की सियासत। हालांकि हर बड़ा नेता सेक्युलरिज्म की बात करता है, मंचों से 36 बिरादरी की बात, भलाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है। हकीकत ये है कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, राजनीति की राहों पर कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जाति की बैसाखी। हाल ही में दिल्ली में जाट आरक्षण रैली में सीएम हुड्डा ने खुद को जाट नेता बताया। इनेलो भी जाटों को पक्ष में करने को जाति केंद्रित रैलियां करती रही है। वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस की तो पूरी सियासत ही गैर जाट वोटों पर आधारित रही है। हरियाणा में बीजेपी की नजर भी गैर जाट वोटों पर ही है। इसमें कोई शक नहीं कि जातियां ही राजनीतिक पार्टियों का खेल बनाती हैं और खेल बिगाड़ती भी हैं। चुनाव से पहले जातिगत समीकरणों के आधार पर ही कई प्रत्याशियों को टिकट मिल जाता है और कई प्रत्याशियों का टिकट कट भी जाता है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। पूरे प्रदेश में सभी जातियों के प्रतिनिधित्व के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है। ये बात और है कि हरियाणा में कभी सार्वजनिक मंच पर कोई भी नेता किसी जाति विशेष की बात न करके हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की बात करता है। हरियाणा की चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू जाट और गैर जाट की राजनीति का है। चुनावों में तमाम बातों के अलावा ये भी देखा जाता है कि किसने कितने जाट प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। हरियाणा की राजनीति में ये जातियां अपने मजबूत वोट बैंक की वजह से महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। बनिया, ब्राह्मण और पंजाबी 20%, जाट, राजपूत और रोड 25%, बैकवर्ड क्लास 27%, शेड्यूल कास्ट 20%, सिख और मुस्लिम 8%। बहरहाल सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने की अभी हरियाणा में कोई गंभीर परंपरा शुरू नहीं हुई। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में पहली बार राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन में पिछड़ा वर्ग का कार्ड भी खेला और पिछड़ा वर्ग को सबसे अधिक टिकट भाजपा ने दिया। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव के जातीय गणित को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि पार्टियों का वोट बैंक कास्ट पर ही आधारित है। लिहाजा राजनीतिक दल बहुत सोच विचार करके जातीय समीकरण बिठाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पार्टियां जातियों का गुणा भाग करने में अभी से जुट गई हैं, जिसमें जाटों को लुभाने की कोशिश में हर पार्टी अपना दमखम ठोक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस टीवी, हरियाणा। जी, तो ये हरियाणा के राजनीतिक समीकरण है कि जिसमें जाट आरक्षण का मसला लगातार उभर कर सामने आता रहा है और इससे राजनीति के समीकरण बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। यहां पर शुरुआत करना चाहूंगा मैं मांगराम तेवतिया जी से। मांगराम तेवतिया जी, अभी जिक्र आपने भी इस बात का किया था कि ठीक है, हरियाणा में जाटों की स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास जो जमीनों की बात भी आप कर रहे थे, उसका भी एक मसला उभर कर सामने आया। तो आपको नहीं लगता कि पैमाना ही बदल दिया जाए? जातिगत होने के बजाय अगर आर्थिक दृष्टिकोण पर हम दे दें तो फिर सारे लोग आ जाएंगे, जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो भी आ जाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से आर्थिक आधार पर हरियाणा में भी थोड़ा सा जो किया गया है 10% का आर्थिक आधार पर भी किया है, तो मैं समझता हूं कि आज जाट आरक्षण की मांग कर रहा है तो आज आर्थिक दृष्टि से या दूसरे और कारणों से आरक्षण की बात करने लगे। देखिए, पिछड़े वर्ग में 2353 जातियां पूरे हिंदुस्तान में हैं, ओबीसी के सूची में, केंद्र की सूची में। केवल हमारी मांग है कि हमें 2353 के बाद एक जाट जाति को उसमें शामिल कर लिया जाए। अभी बात आई थी कि जाट अलग से कुछ परसेंटेज चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारी मांग ये कभी नहीं रही
कि हमें अलग से कोई परसेंटेज इसमें दी जाए। हम कहते हैं 27% जो ओबीसी को दिया हुआ है आरक्षण, 27% केवल जाट जाति को उसमें शामिल कर लिया जाए, केवल हमारी ये मांग है। तो उनका तो हक मारेंगे ना? किसका? जो 27% में अभी तक आती हैं तमाम जातियां। उनका हक कैसे? एक रोटी को अगर 4 लोग खा रहे हैं अभी, 5वां इंसान जब उसी रोटी को खाने के लिए आ जाएगा तो हिस्से में तो कमी होगी ना? नहीं नहीं नहीं, 2353 जातियां हैं और आप देखिए उत्तर प्रदेश में या और जो स्टेट हैं हमारे समकक्ष जातियां हैं, जब उनको आरक्षण मिला हुआ है तो हमें क्यों छोड़ दिया? दोनों मसले अलग हो जाते हैं। हक की बात आप कर रहे हैं। नीरज दत्त गौड़ जी, एक चीज समझाइए, अगर ओबीसी के अंदर ही आरक्षण देना है तो आज आप उनके हक की बात कर रहे हैं, ये नहीं देखते कि जाट आरक्षण जो हमें 1993 में मिलना चाहिए था वो आज तक हमें नहीं दिया गया और वो राजनीतिक रूप से हमारे साथ भेदभाव किया जाता रहा। तो ये क्यों? हमारा हक तो मंडल कमीशन में भी ये बिल्कुल कहा गया था कि बिल्कुल जाट जो है बिल्कुल इनके समकक्ष है, जो और हमारे दूसरे भाई हैं गांव में जो हमारे समकक्ष हैं उनको आरक्षण दिया गया और हमें छोड़ दिया गया। नीरज दत्त सिर्फ इसलिए जरा समझाइए। नहीं की जी मैं आज जाट मांग कर रहा है, पिछले 20 साल से हमारा हक लोग खा रहे हैं, हम इसका हक नहीं मारेंगे। इसलिए अब आप हक मारेंगे? हम हक नहीं मार रहे, हम अपना हक जो हमें 20 साल पहले मिलना चाहिए था वो हमें आज तक तो सरकार से कहिए अलग से दे दे। 27% में क्यों अलग से दे दिया जाए जाटों को आरक्षण? अलग से हम केवल 27% में चाहते हैं, अलग से हम बिल्कुल नहीं चाहते। 2353 जातियां हैं। नीरज दत्त जी, अगर उसी ओबीसी आरक्षण में शामिल किया जाता है तो हक तो मारा जाएगा ना? जी मैं इसी बात की ओर इंगित कर रहा था कि सबसे पहले तो मैं सांगवान साहब से बड़े अदब से कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने शब्द यूज किए थे कि ऐसे लोग विरोध में खड़े होते हैं, तो मैं विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं। कहीं आप ये समझे कि मैं विरोध में हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। क्योंकि ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी अगर ओबीसी के अंदर आप लोग आते भी हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। जो फर्क पड़ेगा वो जो ओबीसी में ऑलरेडी हैं उन्हीं को ही फर्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा होता, अभी रिपोर्ट कार्ड के अंदर दिखाया था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहा कि मैं जाट नेता हूं, 10 साल से वो जो है सरकार चला रहे हैं और इसी तरह से राजनीति से वो आंदोलन पोषित भी था, प्रेरित भी था। बहुत अच्छा होता कि जो तेवतिया साहब ने कहा कि जमीनें बट रही हैं, अब खूट नहीं रह गए हैं, 1 एकड़ के भी 2 हिस्से हो गए हैं। अगर इसका एक श्वेत पत्र लाया जाता कि कितने % लोगों के पास जमीनें नहीं है और कितने % के पास हैं, या जो दूसरी जाति हैं उनका कितने प्रतिशत सरकारी नौकरियों में है और कितने % के पास जमीनें हैं, अगर ये सभी एक श्वेत पत्र आता और फिर अगर कहते कि नहीं ये अन्याय जाटों के साथ हो रहा है, एक समझ में आती थी कि भारत, स्वतंत्र भारत में किसी भी जाति के खिलाफ अगर अन्याय हो ये सहन नहीं होगा। ठीक है नीरज जी, सांगवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। न्याय होना भी चाहिए जी सांगवान साहब। लेकिन वो मैडम भी झूठ बोल रही थी, आप भी झूठ बोले। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट सम्मेलन में जब आए तो ये बोला कि मैं जाट कौम का सिपाही हूँ, जाट कौम का नेता नहीं बोला। लेकिन आप लोग उनको नेता बना रहे हैं जाट, खाली जाट कौम का। देखिए चलिए सिपाही लगा लीजिए, सिपाही और नेता देखिए, इन शब्दों में मत पढ़िए, सिपाही और नेता मेरे पास सिपाही लगा लीजिए। मैं आप फिर मुझे विरोध में खड़ा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं विरोध में नहीं हूं। हाँ तो नहीं हो तो सुनो फिर। देखिए सांगवान साहब, अगर आप अगर इस तरह से खड़ा करना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं आपके शब्दों को रोक नहीं सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक न्यायकारी शासक को, एक उस कौम को जिसके पास साधन है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सत्ता है, उसको सर्वस्व का भला करना चाहिए। तो सुनो हमारी बात ठीक है, ठीक है नीरज जी, सुनते हैं जरा सांगवान साहब को श्वेत पत्र, ये काफी देखो ये बातें काफी लोग काफी दिनों से बोल रहे हैं किस बात का, जाटों के पास ये है वो है, ये बोल रहे हैं। एक सेकंड, सीएम साहब ने ऊंची जातियों को भी 10% आरक्षण दिया हरियाणा में। आपने बोला, मैडम भी पहले बोल रही थी, फिर वही बात है, मैं कह रहा हूं ऊंची जातियों को भी 10% आरक्षण दिया। मैं कहता हूं ये आरक्षण हो ही क्यों? ये जो दायरे खींच दिए गए हैं, ये जो गोल चक्कर खींच दिए गए हैं, एक दायरा जाट का, एक दायरा अनुसूचित जाति का, एक दायरा बैकवर्ड क्लास का, एक दायरा ब्राह्मण का, ये दायरे क्यों? जैसे कि कहा गया था कि क्यों नहीं गरीब होता है, उसकी कोई जात नहीं होती, भूख की कोई जात नहीं होती है, भूख सबको लगती है, जरूरत सबको है। तो क्यों ना चीजों को इंगित किया जाए। देखिए जहर आप लोग घोलते हैं, जहर आप लोग घोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग हमेशा जाटों के विरोध में आज से ये लीजिए, मैंने कब जाटों के विरोध में हूँ? सांगवान साहब जी, अगर आप इस तरह से नेता बनना चाहते हैं तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आप बात कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मेरे जाट दोस्त हैं, जवाब दूंगा मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ। सांगवान साहब को सुन लेते हैं, नीरज जी जरा सुन लेते हैं, सांगवान साहब को बोलने दीजिए, फिर आपको भी मौका दूंगा मैं बोलने का पूरा। आप बोले ये काफी दिन से लोग बोल रहे हैं। मेरे सामने भारतीय संविधान है, इसके आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अंदर साफ लिखा है। संविधान की तो धज्जियां उड़ती हैं हर जगह, तो आपको क्या तकलीफ होगी? यार तकलीफ में अरे संविधान अगर देश के खिलाफ कोई बात हो रही है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैं देश का नागरिक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ लोग समझे। मैं कहता हूँ आपको मिले, मैंने कब कहा मैं आपके आरक्षण के खिलाफ कहाँ हूँ? मैं तो नीति के खिलाफ हूँ। संविधान के अनुसार सुमन जी, मैं आप इनको समझाइए सांगवान साहब को, अगर आपके स्टूडियो में बैठे हैं, कि मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं जाटों के खिलाफ नहीं हूँ। ये क्यों ऐसी हवा देना चाहते हैं? देखो आप, ये क्यों ऐसा माहौल? नीरज जी सांगवान साहब को खत्म कर लेने दीजिए। मत बोलिए नीरज साहब, मेरी आवाज आपसे मोटी है। सांगवान साहब बोल ले पूरा, फिर आपको पूरा मौका दूंगा मैं कि आप अपनी बात रखेंगे। रोज आओ इस स्टूडियो, हमारा कोई एतराज नहीं है। जी सांगवान साहब, लेकिन मेरी बात करने दीजिए, कि लोग जानना चाहते हैं। जी सांगवान साहब आप बात रखिए। भारतीय संविधान के अनुसार मुझे शब्द ना कहें कि मैं जहर बोल रहा हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ, ये शब्द वापस लेंगे। डिस्कस करें नीरज साहब, सुन लीजिए। जाटवाड़ी में आऊंगा, फिर आप भगोगे यहाँ से, मुझे भी मालूम है। जी बस सुन मैं लेते इतना हैं। कर रहा हूं, आप बोलिए 1 सेकंड आप बोलिए, देखो लेकिन मेरे मुझे को आप बोलने मत कहिए कि दीजिए। मैं खिलाफ हूं। बोलिए। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार केवल 2 शर्त हैं। पहली है सामाजिक पिछड़ापन, दूसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन। जाट समाज जितने भी जो हिंदुओं के जितने भी ये क्या है साहित्य है, उसका हमने कमीशन को भी लगा दिया, केंद्र सरकार को लगाया है। जाटू को मलेश, शूद्र और चंडाल जाति तक लिखा है। हाई कोर्ट लाहौर ने 1936 में जजमेंट दिया है कि जाट कौम शूद्र है। मतलब सामाजिक तौर पर हमको शूद्र बना के रखा है, ये हमने सब जगह लिख के दिया है। दूसरा शैक्षणिक तौर पर पढ़ाई, केंद्र सरकार की रिपोर्ट, मंडल की रिपोर्ट खुद बोलती है कि जो जातियां गांव में रहती वो पढ़ाई में शैक्षणिक तौर पर एजुकेशनली बैकवर्ड है। जाट आज भी 90% ज्यादा गांव में रहता है, इसलिए दोनों शर्त हम पूरी करते हैं। तीसरी, मैं कहता हूं जाट अति पिछड़ा है, हम 2 जगह और पिछड़े हुए हैं। अभी देख भी लिया होगा एक जगह आपने कि हम गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारी एक तो यहाँ पिछड़े हुए हम बोलचाल में भी, क्योंकि हम आज भी जाट समाज सतयुग में जी रहता है, सतयुग में रहता है, उसके अंदर दिल में वही बोल देता है। अभी देख लिया होगा, उदाहरण में दे दिया आपको। तो उसके बाद तीसरा जो बोलते हैं आर्थिक वाली बात, आर्थिक का जो हर कमीशन है, गुरनाम सिंह आयोग ने, पिछड़ा आयोग ने, सब ने दिया है, मंडल कमीशन ने दिया है कि जाट आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं। हालांकि संविधान के नाम शर्त नहीं है, लेकिन इस चीज का सर्वे कराया जाता है, और सर्वे सभी ने आज तक दिया है कि समाज जो है जाट समाज आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, क्योंकि वो स्पष्ट है कि जो काबी कमीशन जो बैठाया हरियाणा पिछड़ा हो, उसने साफ बोला है कि जो 90% से ज्यादा किसान, जाट किसान गांव में रहते हैं, और इनके पास 1.5 एकड़ से जमीन कब रह गई है। अब 1.5 एकड़ में जब एग्रीकल्चर जो कमीशन है भारत का, वो बोलता है 10 एकड़ से कम जिसके जमीन है वो घाटे का सौदा है। तो मैं कहता हूं पूरा 90% जाट गांव में रहने वाला पूरा घाटे में। तो सांगवान साहब, तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 90% जो जाट है उस पूरा वो कहीं ना कहीं आता है, उसको मिलना चाहिए आरक्षण, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है आर्थिक पैमाने पर आप दे दीजिए आरक्षण, तो आपका तो 90% का जो पूरा परिवार है जाट समाज का, वो आ ही जाएगा उसके अंदर। तो ऐसे में फिर जातिगत आरक्षण की मांग को इतना लेकर आगे बढ़ने की बात किया। और दूसरा एक कमीशन, एक मिनट, पहला जो कमीशन था 1953 में बैठा, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था आर्थिक आधार की बात की थी, और जो क्लासेस की बात की थी, संविधान में भी क्लासेस कास्ट नहीं है। तो क्या किया कि वो जो काका क्लेरकर था, जो अध्यक्ष जो थे, वो ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि आपके जाति के आधार के बगैर आप इस प्रकार का जो है ढूंढना मुश्किल है। दूसरा, आर्थिक आधार पर मान लो दे भी देते हैं, ठीक है, हरियाणा दिया है, ठीक है, लेकिन आप बताओ कि आज एक आदमी जो निर्धन है, कल उसका गुड़गांव में एक प्लाट निकलाता है जो करोड़ों का बनता है, वो तो हो गया धनी। तो रोजाना आप किस चीज की जो है आप लोग बदली करोगे स्थिति? नहीं तो जातिगत में आपने बहुत बढ़िया, मतलब कानून इतना है जो कि आते हैं उच्च तबके से भी। ये मंडल ने लिखा है, मंडल कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि रोजाना ऐसे आरक्षण नहीं बदला जा सकता, क्यों आर्थिक स्थिति स्थायी नहीं है, स्टेटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो है आर्थिक तौर पर होने लगे। हरियाणा में किया है, हमको कोई एतराज नहीं है, हरियाणा में जो कर रखा है हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जी। चलो भाई सही लोगों को मिल जाए, वाकई में गरीब लोगों को, तो हमको क्या तकलीफ है? जी, मैं स्टेट में दिया हुआ और स्टेट में कमीशन बने,
स्टेट्स में कमीशन बने, जाट आरक्षण दिया गया स्टेट लेवल पे 10 राज्यों में। मैं समझता हूं कि आज आर्थिक आधार पे या किसी और आधार पे, अभी पीछे चर्चा थी कि गोत्र के आधार पे ये किस तरह से सर्वे कराकर क्यों भ्रमित किया जा रहा है जाटों को। ये बिल्कुल गलत बात है कि जब 10 स्टेट की कमीशन ने रिपोर्ट दी है, हरियाणा की कमीशन की रिपोर्ट आई है कि जाट अति पिछड़ा है, सारे रिपोर्टों में आया हुआ है कि जाट पिछड़ा हुआ है। जैसे अभी सांगवान साहब ने बताया कि सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे जाट जो है वो अति पिछड़ा हुआ है। जमीनें हमारे जो खाते खतौनी से भी नाम कट गए बहुत से परिवारों के। जमीन का आधार माने तो जमीन का आधार तो दूसरी जातियों पे, गुर्जर हैं, लोधे हैं, अहीर हैं, यादव हैं, नहीं तो इस तरह से बहुत लोगों पे जमीन है, खेती कर रहे हैं, लेकिन उनको 20 साल पहले आरक्षण दे दिया गया। उनके बारे में आर्थिक आधार की शर्त क्यों नहीं लगाई गई? जब मैं लौटूंगा आपके पास। नीरज जी, एक बात बताइए, क्या अगर आरक्षण दे भी दिया जाए, चलिए मान लेते हैं कुछ पल के लिए कि आरक्षण मिल जाता है, शैक्षणिक योग्यता की जो बात सामने आ रही है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ा है जाट समुदाय, क्या आरक्षण मिलते ही उसमें हम एक उछाल देख लेंगे? आरक्षण मिलते ही क्या जाटों के जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड हो जाएंगे अच्छी तरीके से? क्या होगा? एक कैसे कोई जादू की छड़ी है क्या आरक्षण? जी, मैं सांगवान साहब की बात पे जो कह रहा हूं, जो इन्होंने जितनी रिपोर्ट्स बताई, जितने कमीशंस बताए, जितने की रिपोर्ट्स वहां पर रखी गई, जिसके आधार के ऊपर ये डिक्लेयर किया गया, मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता। मैं ये जो मुद्दा शुरू में उठा था कि गांव में रहने वाला क्या सिर्फ जाट समुदाय ही अति पिछड़ा है? उस गांव के अंदर जो दूसरे जाति के लोग हैं, क्या वो अति पिछड़े नहीं हैं? क्या सिर्फ वो पंजाबी है या बनिया है या ब्राह्मण है, इसलिए वो चाहे उसके पास खाने को कुछ भी ना हो, चाहे उसके पास रहने को एक कच्चा मकान हो, तो क्या वो सक्षम हो गया अपनी आजीविका कमाने के लिए? ये कहां का पैमाना है? नंबर एक। नंबर दो, अगर 60 साल, 40 साल, 30 साल, 35 साल के बाद भी अगर इस पैमाने को अगर हम लागू करेंगे और सिर्फ अपना अपना सोचेंगे कि जाट समुदाय अति पिछड़ा घोषित हो गया, हमें कब से मिलना चाहिए था, आपसे नहीं, तो बाकी जो जातियां हैं वो उनका क्या होगा और उनका कौन सोचेगा? नीरज जी, आपकी नंबर एक। नंबर दो, सांगवान साहब बहुत अच्छा होता, सांगवान साहब बहुत अच्छा होता कि अगर पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी हैं वो सिर्फ अपनी जाति का ना सोच के, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब देश के बारे में ना सोचें, भ्रष्टाचार के बारे में ना सोचें, जो एक खाद्य सुरक्षा जो 60 साल 70 साल के बाद बड़े आराम से दी गई है। कितनी अजीब बात है कि 70 साल के बाद भी देश की 80% जनता के पास खाने को भोजन नहीं है, उनको खैरात में खाना दिया जा रहा है। मेहमानों के पास मैं लौटूंगा, लेकिन जरा पटना स्टूडियो में चलते हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद शर्मा जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस से आरक्षण पर आरक्षण दिए जा रहे हैं और लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि एक दौर ऐसा आएगा विनोद शर्मा जी कि देश में जितनी भी जातियां हैं सबको आरक्षण दे दिया जाएगा। सरकार, एक सेकंड, ये सरकार खुद कह रही है कि 80% जनता के पास खाने को नहीं है। यह सच्चाई है कि कांग्रेस जाति पाति और धर्म में विश्वास नहीं करती है। फिर क्या कर रही है? पार्टी अपने नीति और सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन जो कदम कांग्रेस की तरफ से उठ रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि जाति की राजनीति यहाँ पर खेल रही है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव है। पीछे रह गए हैं जो हमारे भाई, जो समाज के लोग, उनको आगे लाने का काम किया आरक्षण के माध्यम से। तो इसमें बहुत ज्यादा विवाद का विषय नहीं बचता है कि जाट को आरक्षण मिल रहा है। विनोद शर्मा जी, एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से जाटों का आंदोलन हुआ था और हरियाणा के तमाम जाट उठ करके दिल्ली पहुंचे थे, जंतर मंतर पे भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, वहां से ऐलान किया गया था कि आगे आने वाले चुनाव में अगर सरकार नहीं मानती है तो जाटों का जो वोट है वो एक मुश्त होकर के सरकार के खिलाफ जाएगा। क्या इस बात का डर नहीं है कांग्रेस को? पहले आयात करते थे अनाज बाहर से, हम आज उत्पादन करते हैं। मेरी बात सुनिए विनोद शर्मा जी, वक्त ज्यादा नहीं है, मेरी बात सुनिए आप जी। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था जाटों की तरफ से आंदोलन और आरक्षण को लेकर के, उस समय उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा गया था कि पूरा का पूरा जाट समुदाय एकमुश्त हो जाएगा और सरकार के खिलाफ वोट करेगा। और क्या ये डर नहीं है कि अगर जाट समुदाय एक हो गया और उसने अगेंस्ट में वोटिंग शुरू कर दी तो फिर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? ऐसी बात नहीं है। देखिए, जाटों का आंदोलन आज कोई नया नहीं, बहुत लंबे समय से 20 वर्षों से चल रहा है और पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने पहले भी बातें सुनी है। पहले क्यों नहीं दूसरे ने दे दिया? क्यों नहीं एनडीए की सरकार ने इनकी बातों को रखा? क्यों नहीं मंत्रिमंडल? आप तो खुद कह रहे हैं 20 सालों से चला आ रहा है, 20 सालों में अभी आपके 9 साल बीत गए, अभी आपका 9 साल हो गया। इन 9 सालों में आपने नहीं सोचा, उसके पहले भी आपने नहीं सोचा और ठीक चुनाव से पहले सोच रहे हैं। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है।
नहीं, निश्चित है रूप और से कुछ यह नहीं है। अच्छा सराहनीय और प्रयास भारत- है, इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। सर, ये सरासर राजनीति है और कुछ भी नहीं है। अगर भारत को इस तरह से जातियों में, प्रांतों में इस तरह से जहर घोला जाएगा और जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जाएगा और इस तरह से ध्यान लाया जाएगा तो भारत कहाँ जाएगा। कितना अच्छा होता कि जो भारत का जो ब्लैक मनी है वो भारत में आता, भारत में भ्रष्टाचार खत्म होता, 10-10 लाख करोड़ के घोटाले, 30-30 हजार करोड़ के घोटाले जो हो रहे हैं वो पैसा अगर मुख्य धारा में आता तो किसी जाति को आरक्षण मांगने की जरूरत नहीं होती, किसी भी जाति को सरकारी नौकरी मांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसे बोलते जा रहे हैं, ऐसे बोलते जा रहे हैं। क्या जाटों को आरक्षण मिले? नहीं सांगवान साहब, मैं जाटों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। मैं भारत के लिए भी तो बोले हैं। अब भारत के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? अब भारत के लिए भी बोले हैं। हाँ, तो भारत के आप ठेकेदार हैं तो भारत, हाँ बिल्कुल हूँ। भारत का नागरिक होने के नाते भारत का मैं नहीं होगा तो और कौन होगा? आप भी हैं। उस टाइम क्यों नहीं बोले आप? नहीं तो आप भी हैं। मंडल कमीशन हजारों जातियों को आरक्षण दिया। हम तो शुरू से बोल रहे हैं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि वो 80% लोग जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं है, सरकार मान रही है, सबको सहायता क्यों नहीं दी जाती? ये आरक्षण नाम का जो जहर है ये धीरे धीरे क्यों बांटा जा रहा है? ये क्यों बांटा जा रहा है धीरे धीरे? मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप एक सेकंड, आप इस बात को लीजिए, मुझे ब्राह्मण को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पंडित को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बनिए को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आरक्षण मिल रहा है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। हम क्यों नाराज होंगे आपसे? हम आपके खिलाफ क्यों होंगे? लेकिन आप देश के बारे में सोचें, आप देश के बारे में सोचें। बहुत अच्छा होता कि आप सभी गरीबों के बारे में सोचते। चलिए आप बस दूसरे गरीब जातियों के बारे में भी सोचते। चलिए, वक्त अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। चारों खास मेहमानों से एक आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। धीरज जी, शुरुआत आप ही से करता हूं मैं कि आखिर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त उत्पन्न हुई है, आप किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं देश की राजनीति को और देश और हमारे समाज को? जी, मैं सिर्फ 2 वाक्यों में कहना चाहूंगा कि जिस वक्त भारत आजाद हुआ हमने अंबेडकर जी के कथन को बिल्कुल भुला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था जातियों को खत्म होना बहुत जरूरी है, तभी अस्पृश्यता, छुआछूत खत्म होगी। लेकिन राजनेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को जातियां चाहिए, इनमें भिड़ाव चाहिए, इनमें संघर्ष चाहिए, इसीलिए उसको पोषित करते रहते हैं और खुद ही बढ़ावा देते रहते हैं आंदोलन करवाने के लिए। और ये संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की जो मेन मुद्दे हैं वो गौण होते जा रहे हैं, आर्थिक मुद्दे गौण होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार गौण होता जा रहा है, जातियों का संघर्ष ऊपर आ रहा है। यही अंग्रेज करते थे, यही ये सरकारें कर रही हैं, कुछ नहीं बदला अभी। ठीक है सांगवान जी, नहीं इनका जवाब छोड़ दीजिए, जवाब नहीं चाहूंगा इस पर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अगर आरक्षण मिल जाता है तो किस हद तक आप जो पूरा जाट समुदाय है उस पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है, और साथ ही साथ राजनीति में कहां जाट समुदाय को आप देखते हैं? थोड़ा समझना पड़ेगा जी। आरक्षण का उद्देश्य है सामाजिक समानता लाना, और जब तक पूरे देश में सामाजिक समानता बराबर नहीं होगी आरक्षण जारी रहेगा, चाहे कोई कुछ भी करो। तो एक तो ये दिमाग में रखना है, आरक्षण से कोई करोड़पति लखपति बनने वाला नहीं होता। आरक्षण से सामाजिक समानता बराबर लाना है, और ये जब तक नहीं आएगी देश में आरक्षण लागू रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कहो, और वो जाति के आधार पर है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कुछ बातें कहो कुछ भी। आप आर्थिक लाओगे तो भी जाति के आधार पर आएगा वो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसके अलावा यदि जाटों को आरक्षण भी मिलता है तो हम पूरा जाट समाज कांग्रेस सरकार को, यूपीए सरकार को खाली वोट ही नहीं देगा, पूरी सपोर्ट करेगा और पूरी ताकत लगाएगा। यदि आप मेरे को 2 मिनट का समय दें तो मैं अलग से बोल दूं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और मैं छोटा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, उनका एक शिष्य हूं एक किस्म से। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, आप थोड़ा बुरा मत मानना। अभी जो है देश को बांटने वाली जो बात करें नीरज साहब, बांटने वाली बात क्या है कि बोले कि मैं हिंदू हूं और हिंदू राष्ट्रवादी हूं, मैं सिख राष्ट्रवादी हूं, मैं ईसाई राष्ट्रवादी हूं, मैं मुस्लिम राष्ट्रवादी हूं। मतलब वो हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी नहीं है लोग, ये हैं धार्मिक राष्ट्रवादी। और ये जो इस प्रकार से धर्म के नाम से जो इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो खेल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है धर्म के नाम से, ये वही लोग हैं। आप मुझे एक का जवाब दे दिए, मैं नाम नहीं लूंगा नेता किसी का, वो बोलता है कि ये मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो मुझे ये बताइए शहीद आजम भगत सिंह किसी धर्म को नहीं मानते थे, वक्त की कमी है, बात खत्म कर दूं, नास्तिक थे, वो नास्तिक थे, तो वो नास्तिक थे, किसी धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब राष्ट्रवादी नहीं थे। ये जवाब आने वाले समय में हम पूछेंगे जो धर्म के नाम से लोग। ठीक है विनोद शर्मा जी, जिस बात को लगातार मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था, हवा सिंह सांगवान जी ने भी उसी बात का जिक्र कर दिया कि अगर सरकार ये लाती है तो जाट पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ हो जाएगा, यही तो कांग्रेस चाहती है। आखिरी प्रतिक्रिया आपकी?
देखिए, यह तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जाटों का विकास होगा। कांग्रेस की भावना को देखनी चाहिए और अच्छे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए। किसी बात को विवादित चलिए, अच्छे नहीं करना प्रयासों की चाहिए, सराहना होनी उसको चाहिए। समर्थन देखना देना होगा कि चाहिए। ये अच्छा प्रयास किस हद तक अच्छा है। मांगेराम तेवतिया साहब, एक आखिरी कमेंट आपका ले लूं यहाँ पर, क्या जादू की छड़ी है आरक्षण? हवा दिया जाता है तो निश्चित रूप से राहुल, देखिए, कोई जादू की कोई छड़ी नहीं है। मैं समझता हूं, अभी जैसे सांगवान साहब ने कहा कि सामाजिक समानता लाना इस सरकार का, केंद्र सरकार का एक धर्म है, कर्तव्य है। जिस तरह से बात करते हैं नीरज जी के साहब, जब देश आजाद हुआ, तो उस समय जातियों को खत्म करने की बात थी। मैं समझता हूं मंडल कमीशन में जो पिछड़ी जातियों को घोषित किया गया, 2353 जातियां आज ओबीसी में शामिल है केंद्र में। ये कैसे होगी? ये कहां से आ गई 2353 जातियां? चलिए, बिल्कुल केंद्र सरकार द्वारा कही गई। और हमें समानता का अधिकार हमारा है, हमारा संवैधानिक अधिकार है जाटों को आरक्षण देना। ठीक है, जाटों का अधिकार है, जाट अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ऐसे में जाट अपने आरक्षण की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इसके मिलने से भविष्य में जाटों की तकदीर, तस्वीर, सब चीज बदल जाएगी। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जितनी भी जातियां शामिल हैं, किस हद तक उनकी तस्वीर और उनकी तकदीर बदली है, इसके गवाह आप भी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।